हेलो एवरीवन, दिस इज दीपक सिंगल। वेलकम यू ऑल टू द लाइफ शिल्प एकेडमी क्राफ्टिंग लाइफ्स। दोस्तों, ये वीडियो होने वाली है अक्टूबर मंथ के थर्ड वीक की, जहां पर हम 15 से 22 ऑफ अक्टूबर तक के इंपॉर्टेंट करंट करने वाले हैं कवर। हमेशा की तरह 48 टॉपिक्स आप लोगों के लिए लेकर आए हूं, और ये इंपॉर्टेंट 48 टॉपिक्स जो है वो सीयूईटी और क्लैट 2026 को ध्यान में रखते हुए मैंने कवर करें। वीडियो को अंत तक देखिएगा, मजा आया होगा तो प्लीज लाइक किए बिना मत जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और बहुत मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए राउंड द ईयर। प्लस जो बच्चे अभी तक सीयूटी क्लैट का प्रिपरेशन जिन्होंने नहीं स्टार्ट किया, सोच रहे हैं क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लेंगे हमारा हो जाएगा, नहीं भाई। क्लैट का पेपर तो दिसंबर में है ही, तो वाई यू आर वेस्टिंग टाइम। अभी भी आपके पास टाइम, मैं तो ये बोलूंगा, भले ही एक महीना है, हम लोगों का एक महीने का ही क्रैश कोर्स आप लोगों को इतनी हेल्प करेगा कि आप ब्रश अप कर सकते हैं। अगर आपने बिल्कुल ही कुछ नहीं पढ़ा है तो भाई फिर तो हम क्या ही बोले। एक महीने में भगवान तो नहीं है खैर आप क्या कि बहुत अच्छे मार्क्स आप लोगों के आ जाएंगे। बट ये है कि अगर आप थोड़ा थोड़ा भी आधा पौना घंटा मेरी वीडियो देखते थे हर हफ्ते, तो एक महीने में हम आपकी ऐसी प्रिपरेशन करा देंगे कि यस आप अच्छे कॉलेजेस में अपने आप को एडमिट करवा सकते हैं। मतलब एनएलयूज तो मैं गारंटी नहीं कर रहा हूँ कि बिल्कुल मिल ही जाएंगे, वो तो आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है कि आपने कितनी शिद्दत से वीडियोस देखी हैं। बट ये जरूर बोलूंगा कि आपके क्लैट का पेपर भले ही जितना मर्जी टफ हो, जो करंट मैं पढ़ाता हूँ वो उससे ज्यादा टफ है। बिल्कुल, तो अगर आप वो भी पढ़ के जा रहे हैं तो जीएस में तो मार नहीं खाओगे। तो आइए विदाउट वेस्टिंग योर टाइम शुरुआत करते हैं वीडियो की। सबसे पहला करंट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यहाँ पर इंडियन बैंक्स को अलाउ कर दिया है। इंडियन बैंक्स और इंडियन बैंक्स की ओवरसीज ब्रांचेस को अलाउ कर दिया है कि आप भूटान, नेपाल, श्रीलंका के बैंक्स को और भूटान, श्रीलंका, नेपाल के रेजिडेंट्स को लोन दे सकते हैं इंडियन रुपीज में। अच्छा, इंडियन रुपीज में इन लोगों को लोन देने से फायदा क्या होगा? ऐसे में इंटरनेशनल मार्केट में इंडियन रुपी का डिमांड बढ़ेगा, डॉलर पर हमारी डिपेंडेंसी कम होगी। फिर मॉलडीव्स बना है दुनिया का पहला कंट्री जिन्होंने ट्रिपल एलिमिनेशन किया है मदर टू चाइल्ड डिजीज का, मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिटेबल डिजीजेस का। मतलब जो डिजीज बच्चे मतलब माँ से बच्चों में ट्रांसमिट हो जाती थी, ऐसी तीन डिजीज को एलिमिनेट किया है। डब्ल्यूएचओ ने प्रमाणित किया है मॉलडीव्स को। कौन सी है ये तीन डिजीजेस? एचआईवी एड्स, हेपेटाइटिस बी और सिफिलिस। तो यहाँ पे डब्ल्यूएचओ के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस अधनोम, ये भाई साहब अवार्ड दे रहे हैं यहाँ पे मॉलडीव्स के रिप्रेजेंटेटिव को, एंड कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं फॉर द ट्रिपल एलिमिनेशन ऑफ मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन ऑफ थ्री डिजीज। इसके बाद फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट, आपको सॉरी फॉर्मर तो नहीं है, ये करंट यूएस प्रेसिडेंट है, भगवान करे मेरी बात सच ही हो जाए, फॉर्मर ही हो जाए भाई ये। तो करंट यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है, इनको अभी आपको पता है गाजा के साथ पीस टॉक्स इन्होंने जो है फिनिश कर दी है। गाजा ने कुछ जो हॉस्टेजेस उन्होंने कैप्चर किए हुए थे उसको रिलीज कर दिया है, मतलब गाजा के हमास ग्रुप ने। जिसकी वजह से प्रेसिडेंट ऑफ इसराइल, क्या नाम है, इसाक हरगोज, वो डोनाल्ड ट्रंप को यहाँ पर इजरायली प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित करेंगे। इजरायली प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर। इसी के साथ सोनाली घोष नेक्स्ट। सोनाली घोष बनी पहली इंडियन जिनको यहाँ पर केंटन आर मिलर अवार्ड मिला। केंटन आर मिलर अवार्ड इनको मिला है सस्टेनेबल प्रोटेक्टेड एरिया मैनेजमेंट में अपने इनोवेशन के लिए। सस्टेनेबल प्रोटेक्टेड एरिया मैनेजमेंट में मैडम की इनोवेशन के लिए ये अवार्ड सोनाली घोष को यहाँ पर मिला है। बट ये फर्स्ट इंडियन है जिनको ये अवार्ड मिला है। इसके बाद शाहरुख खान बने हैं दुनिया के सबसे रिचेस्ट एक्टर। हमने कवर किया था मेरी वीडियो में, 12,490 करोड़ की नेटवर्थ है इनकी। इंडिया में तो रिचेस्ट है ही है, अब वर्ल्ड में भी रिचेस्ट एक्टर हो गए हैं, मतलब पहले बिलियनियर एक्टर हैं ये। बिलियनियर स्टेटस मिल गया है इन्हें। 1.4 बिलियन डॉलर की नेटवर्थ है इनकी। और ग्लोबल सेलिब्रिटीज जैसे कि टेलर स्विफ्ट, आर्नोल्ड, टॉम क्रूज, इनकी भी नेटवर्थ को सर ने सरपास कर दिया। फिर यहाँ पर गूगल ने अभी तक का सबसे बड़ा जो एक वो है क्या कहते हैं ना, मतलब सबसे बड़ा जो इन्वेस्टमेंट है वो अनाउंस किया है एआई में। अमेरिका से बाहर सबसे बड़ा गूगल का इन्वेस्टमेंट है ये, 15 बिलियन यूएस डॉलर का इन्वेस्टमेंट। आंध्र प्रदेश में एआई डेटा सेंटर्स इस इन्वेस्टमेंट की मदद से सेटअप किए जाएंगे। और ये गूगल का अभी तक का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है इंडिया में। इसके बाद वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे, डॉक्टर ए अपना एपीजे अब्दुल कलाम की बर्थ एनिवर्सरी के दिन सेलिब्रेट होता है वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे। 15 अक्टूबर को सर का बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट होता है। इसके बाद ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे भी 15 अक्टूबर को ही सेलिब्रेट होता है। क्यों सेलिब्रेट होता है? बच्चों को ये बताने में के लिए कि बच्चों की मौत के दो बड़े रीजन है, डायरिया और निमोनिया। और ये दोनों डिजीजेस अगर आप हाथ रेगुलरली धोते हैं
अपना हैंड हाइजीन मेंटेन करके रखते हैं, तो बच्चों को इन दोनों डिजीजेस से बचाया जा सकता है। इसके बाद फ्रेंड्स, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पाया है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक पेपर पब्लिश हुआ है जिसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बताया कि तेलंगाना इंडिया के सभी स्टेट्स में सबसे आगे है इन टर्म्स ऑफ यूपीआई ट्रांजैक्शन यूसेज इंटेंसिटी। मतलब यूपीआई ट्रांजैक्शन की यूसेज इंटेंसिटी के मामले में तेलंगाना इंडिया के किसी भी स्टेट से बहुत आगे है। तेलंगाना में ज्यादातर जो यूपीआई करने वाले लोग हैं उसमें से 58% लोग यूपीआई पेमेंट के लिए फोन पे का यूज कर रहे हैं, और बाकी के 42% जो बचे हुए हैं वो अदर एप्लीकेशन जैसे गूगल पे, फोन पे, नवी, किवी, ऐसी कई सारी एप्लीकेशन है। अच्छा, तेलंगाना के बाद दूसरे नंबर पर कर्नाटका, और अगर मैं देखूं थर्ड नंबर पर आंध्र प्रदेश। तो टॉप थ्री स्टेट्स ऑल साउथ इंडियन। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। लेबर मिनिस्टर ऑफ इंडिया डॉक्टर मनसुख मांडविया, बिल्कुल सही पहचाने आप। मैंने अपनी पहली वीडियो में जो आंसर क्वेश्चन पूछा था आपसे, ये उसी के आंसर है, जिन्होंने इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी अवार्ड लिया था ना इंडिया की तरफ से, कोलालमपुर में। याद कीजिए मेरी फर्स्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था एक, वो डॉक्टर मनसुख मांडविया थे। तो डॉक्टर मनसुख मांडविया इंडिया के लेबर एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर हैं। इन्होंने विश्वास स्कीम लॉन्च की। विश्वास स्कीम, ये विश्वास स्कीम सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की 238 मीटिंग के दौरान लॉन्च की गई है। और इस विश्वास स्कीम के अंडर ईपीएफओ से रिलेटेड, मतलब एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड जो भी केसेस वगैरह फाइल होते हैं, भी प्रोविडेंट फंड का पैसा नहीं आया या आने में देरी हो गई, उससे रिलेटेड केसेस जाते हैं ना, तो लिटिगेशन बहुत लंबी हो जाती है। तो वो लिटिगेशन यहाँ पर रिड्यूस करेगा ये विश्वास स्कीम। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जल जीवन मिशन ने यहाँ पर 15.71 करोड़ रूरल टैप वाटर कनेक्शंस को अचीव किया है। तो जल जीवन मिशन के अंतर्गत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रूरल इंडिया में 15.71 करोड़ टैप कनेक्शंस सेटअप करे। ऑलमोस्ट 80% इंडिया को कवर कर लिया गया है टैप वाटर कनेक्शन से। इसके बाद अर्मेनिया ने आईयूसीएन को ज्वाइन किया है एज द न्यूएस्ट मेंबर। तो अभी आईयूसीएन का नया मेंबर इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जिसके बारे में मैंने अपनी अक्टूबर 1 की वीडियो में बताया भी है। रेड डेटा बुक मैंने आपको बताया था, एंडेंजर्ड वनरेबल एक्सटेंट स्पीशीज के बारे में मैंने आपको बताया था। तो आईयूसीएन का नया मेंबर बना है अर्मेनिया। और ये मेंबरशिप आईयूसीएन की इनको कब मिली है? अबू धाबी में 2025 वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस की मीटिंग चल रही थी, उस दौरान ये अनाउंस किया गया। इसके बाद 70th फिल्म फेयर अवार्ड्स 2025 अनाउंस किए गए। तो 70th फिल्म फेयर अवार्ड की सेरेमनी इस बार कहां पर हुई? तो गुजरात में हुई। गुजरात में कहां पर? अहमदाबाद के कनकारिया लेक पर। तो अहमदाबाद में कनकारिया लेक के पास एका अरीना स्टेडियम में हुआ। और सेरेमनी को शाहरुख खान, मनीष पॉल, करण जौहर ने होस्ट किया। और कई सारी मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस शाहरुख खान की, कृति सैनन की, काजोल की यहाँ पर देखी गई। सबसे ज्यादा जिस मूवी को अवार्ड मिले यहाँ पर वो लापता लेडीज रही। लापता लेडीज, इस मूवी को किरण राव ने डायरेक्ट किया। और मोस्ट अवार्डेड फिल्म है ये पूरे की पूरे 70th फिल्म फेयर अवार्ड में। इन टोटल 13 ट्रॉफीज जीती है इस फिल्म में। और मतलब गली बॉय 2020 में जितनी ट्रॉफीज इन्होंने जीती थी, अ, उस उतनी ही ट्रॉफीज यहाँ पे लापता लेडीज ने जीत ली है। तो मतलब रिकॉर्ड इक्वल कर लिया है यहाँ पर। इसके बाद इंडिया ने यहाँ पर यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल की सीट अनअपोज्ड जीत ली है। यस, यू आर रीडिंग इट राइट। वी हैव बिकम अ मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल फॉर 3 इयर्स। तो हम लोगों की ये मेंबरशिप 2026 में शुरू होगी, 28 में खत्म। 7वीं बार हम लोग यूएनएचआरसी के मेंबर बन रहे हैं। और यूएनएचआरसी एक 47 मेंबर कमेटी है, और भारत काफी समय से इसका मेंबर है। तो ये दिखाता है कि ह्यूमन राइट्स के लिए, फंडामेंटल फ्रीडम्स के लिए भारत कितना ओपन है। इसके बाद इंडियन नेवी ने यहाँ पर बायलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज का 5वां एडिशन समुद्र शक्ति जो है वो विशाखापत्तनम में एक तरीके से कंडक्ट किया। अब तो खैर कंपाइल हो गया है। ये नेवल एक्सरसाइज समुद्र शक्ति इंडिया और इंडोनेशिया के बीच की जॉइंट मिलिट्री, सॉरी, मैरीटाइम एक्सरसाइज है। इसके बाद नेदरलैंड्स यहाँ पर होस्ट करेगा स्टेडफास्ट नून। स्टेडफास्ट नून क्या है? स्टेडफास्ट नून नेटो कंट्रीज साल में एक बार एक न्यूक्लियर डेटरेंस एक्सरसाइज करती हैं। ये दुनिया को बताती हैं कि भाई नेटो कंट्रीज का जो न्यूक्लियर पावर है वो कैसा है। तो न्यूक्लियर डेटरेंस एक्सरसाइज का मतलब कि अगर बाय चांस कल को न्यूक्लियर वॉर हुआ तो हम छोड़ेंगे नहीं आपको। तो इस बार नेटो का ये स्टेडफास्ट नून
नेदरलैंड्स होस्ट कर रहा है। इसके बाद IUCN की बात दोबारा आ गई, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने यहाँ पर कंडक्ट किया पहला इंडिपेंडेंट असेसमेंट इंडियन वुल्फ का। भाई, इंडियन वुल्फ की प्रजाति कितनी रह गई है, अगर इसका असेसमेंट होगा तभी तो उसको बचा पाएंगे। इंडियन वुल्फ की ज्यादातर प्रजाति इंडिया और पाकिस्तान में ही देखने को मिलेगी। पाकिस्तान में तो मुश्किल से 10-20 है। ज्यादातर इंडियन वुल्फ का 90% पॉपुलेशन इंडिया में ही देखने को मिलेगा। तो अकॉर्डिंग टू देम इंडियन वुल्फ तकरीबन मतलब 3,000 के आसपास है, 3093 के आसपास है। तो अब इनका कंजर्वेशन अच्छी तरीके से हो पाएगा। इसके बाद इंडिया जो है उसने एशियन एक्वेटिक्स चैंपियनशिप का 11th एडिशन जो है वो होस्ट किया, और यहां पर हम लोगों ने हमारा अभी तक का बेस्ट एवर परफॉर्मेंस दिया है। इन टोटल भारत ने यहाँ पर जो मेडल है वो 13 मेडल जीते हैं। सॉरी, इन टोटल भारत ने यहाँ पर, हाँ, 13 मेडल जीते हैं। और 13 मेडल के साथ हम रहे भी 13th नंबर पर ही है। तो हमने गोल्ड मेडल तो कोई नहीं जीता खैर, बट 4 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज के साथ इंडिया 13 नंबर पर हमने फिनिश किया है। हालांकि नंबर 1 पर चाइना, नंबर 2 पर कजाकिस्तान और नंबर 3 पर यहाँ पे जापान रहा। और ये एशियन एक्वेटिक्स चैंपियनशिप इंडिया ने होस्ट करी थी, याद रखिएगा। इसके बाद वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया। थीम क्या थी? हैंड इन हैंड फॉर बेटर फूड्स एंड अ बेटर फ्यूचर। फिर आता है वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे। वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे 16 अक्टूबर को सेलिब्रेट हुआ विद द थीम एनेस्थीसियोलॉजी, एनेस्थीसियोलॉजी इन हेल्थ इमरजेंसीज। नेक्स्ट करंट आता है जोमैटो और HDFC के बीच में एक पैक्ट हुआ है, HDFC पेंशन और जोमैटो के बीच में। तो जो जोमैटो के डिलीवरी पार्टनर्स हैं, जो गिग वर्कर्स हैं, भाई वो छोटी छोटी कॉन्ट्रीब्यूशंस के साथ एक रिटायरमेंट के बाद उनको एक लमसम जो बेनिफिट है वो मिलेगा। तो एक नेशनल पेंशन स्कीम का बेनिफिट यहाँ पर जोमैटो के डिलीवरी पार्टनर्स को भी मिले, उसके लिए जोमैटो ने यहाँ पर HDFC पेंशन के साथ ये MOU साइन किया है। इसके बाद दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने यहाँ पर एक टारगेट रखा है कि आने वाले 5 सालों में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 30% वर्कफोर्स विमेन होगा। हालांकि अभी कितना है? अभी 27% है। तो ज्यादा तो है नहीं, मतलब ज्यादा कम तो है नहीं अपने टारगेट से पीछे। 5 साल में ये अपने टोटल वर्कफोर्स को 27% से बढ़ाकर 30 कर लेंगे। और SBI के ऑलरेडी एक प्रोग्राम चल रहा है एम्पावर हर के नाम से। इसके बाद फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को भारत की गवर्नमेंट ने मिनी रत्ना स्टेटस दे दिया है। आपको बता दूं, इंडियन गवर्नमेंट कंपनीज जनरली यहाँ पर 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड होती हैं। सबसे छोटा स्टेटस होता है मिनी रत्ना, उसके बाद होता है नवरत्ना, और सबसे बड़ा स्टेटस होता है महारत्ना। तो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को स्टेटस मिल गया है मिनी रत्ना। और ये सारी चीजें प्रॉफिट्स, कि आपकी कंपनी का कितना प्रॉफिट रहा, लास्ट लास्ट 3 ईयर प्रॉफिट, आपकी कंपनी का पिछले 3 साल का क्या प्रॉफिट रहा, उस पर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा स्टेटस मिलेगा। और ये स्टेटस केवल गवर्नमेंट कंपनीज को ही मिल सकते हैं, प्राइवेट नहीं। उसके बाद नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बोला है कि 2027 तक हम जितना भी रोड कंस्ट्रक्ट करेंगे, वो रोड कंस्ट्रक्ट हम लोग म्युनिसिपल वेस्ट से करेंगे, जिससे 100% म्युनिसिपल वेस्ट यूज हो पाएगा, कूड़े का पहाड़ कम हो जाएगा, और रोड का रोड बन जाएगा। तो मतलब एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया, प्लस रोड के लिए कूड़े का इस्तेमाल हो गया, प्लस वेस्ट मैनेजमेंट कितना अच्छा हो जाएगा, है ना। तो ये NHAI का एक वादा है कि 2027 तक 100% म्युनिसिपल वेस्ट यूज होगा रोड कंस्ट्रक्शन में। और इंडिया के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी है इस समय। उसके बाद बेटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जोमैटो के साथ MOU साइन किया है, और जोमैटो और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिलकर यहाँ पर नेशनल करियर सर्विस पोर्टल के द्वारा 2.5 लाख जॉब जनरेट करेंगे। अब ये 2.5 लाख जॉब कौन से होंगे, कैसे जनरेट होंगे, भगवान जाने भाई। ये क्या आपको डिलीवरी पार्टनर्स बनाएंगे, क्या करेंगे? तो मगर ये जॉब जो है ये नेशनल करियर सर्विस पोर्टल पर उपलब्ध होंगे। फिर हेनली पासपोर्ट इंडेक्स पर आते हैं। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स बताता है कि दुनिया का सबसे पावरफुल पासपोर्ट कौन सा है। पावरफुल का मतलब उस पासपोर्ट के मदद से आप कितनी कंट्रीज वीजा फ्री या वीजा ऑन अराइवल घूम सकते हैं। तो इन टोटल दुनिया में 227 डेस्टिनेशंस को ये कवर करता है ना। एंड आउट ऑफ 227 डेस्टिनेशंस, नंबर 1 पर यहाँ पे सिंगापुर पासपोर्ट है। सिंगापुर पासपोर्ट से आप 193 डेस्टिनेशंस को घूम सकते हैं। सेकंड मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट है साउथ कोरियन पासपोर्ट 190 डेस्टिनेशंस के साथ। और नंबर 3 पर है जापानीज पासपोर्ट 189 डेस्टिनेशंस के साथ। हालांकि इंडियन पासपोर्ट की रैंक यहाँ पर कम हुई है।
2024 में हम लोग 80th रैंक पर थे, अब 2025 में हम 85th रैंक पर है। और हमारी सबसे बेस्ट रैंक जो थी वो 2006 में थी 71st, और सबसे वर्स्ट रैंक 2021 में थी 90th। हालांकि हम लोग वर्स्ट की तरफ दोबारा शायद जा रहे हैं। आगे चलते हैं। लियोनल मेसी यहाँ पर बने हैं ऑल टाइम लीडर इन इंटरनेशनल असिस्ट। तो इंटरनेशनल असिस्ट में नंबर 1 पर आप लोगों को दिखेंगे लियोनल मेसी। इन्होंने हाल फिलहाल में 2 असिस्ट दिए हैं। 2 असिस्ट, असिस्ट का मतलब यहाँ पर क्या होता है जो मैं समझता हूँ, माफ कीजिएगा अगर मैं गलत समझा रहा हूँ तो जब भी कोई गोल करने वाला होता है तो उसमें बॉल पास करना इस कॉल्ड असिस्ट करना। तो इन्होंने 2 असिस्ट करे, जिसके जिसके बाद गोल हुए भी। तो अर्जेंटीना ने यहाँ पर पोर्टो रिको को हराया है 6-0 से। इसमें 2 गोल लियोनल मेसी की वजह से हुए, उनके द्वारा दिए गए 2 असिस्टेंट्स की वजह से हुए। और इन टोटल अब इनका टोटल असिस्ट हो गया है 60 असिस्ट के साथ दुनिया के नंबर 1 पर पहुंच गए हैं अर्जेंटीना के स्टार प्लेयर लियोनल मेसी। इसके बाद 17 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे फॉर इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी सेलिब्रेट होता है। इस बार थीम रहा एंडिंग सोशल एंड इंस्टीट्यूशनल मॉल ट्रीटमेंट बाय एंश्योरिंग रिस्पेक्ट एंड इफेक्टिव सपोर्ट फॉर फैमिलीज। फिर बात करते हैं WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल रेगुलेटरी कॉपरेशन फॉर हर्बल मेडिसिन की मीटिंग कहां पर हुई। तो WHO IRCH की 16th मीटिंग इस बार इंडोनेशिया के जकार्ता में हुई। इंडिया की तरफ से यहां पर रघु अराकल जी गए। रघु अराकल जो आयुर्वेदा के एडवाइजर भी है और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंडर डिप्यूटी डायरेक्टर जनरल भी है। आगे बात करते हैं। इंडिया और साउथ कोरिया के बीच में पहली बार नेवल एक्सरसाइज हुई जिसका नाम रखा गया इन रॉकेन। इसमें इन का मतलब है इंडियन नेवी और रॉकेन का मतलब है रिपब्लिक ऑफ कोरिया नेवी। पहली बायलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है दोनों कंट्रीज के बीच में। इसके बाद DRDO ने एक पैराशूट यहां पर डेवलप किया है जो 32,000 फीट की ऊंचाई पर खोला जा सकता है। और इसके साथ ये इंडिया का अभी तक का ओनली ऑपरेशनल पैराशूट सिस्टम है जो इस हाइट पर डिप्लॉय हो सकता है। इससे पहले जो पैराशूट हमारे पास था वो 25,000 फीट की ऊंचाई पर डिप्लॉय किया जा सकता था। एंड विद दिस न्यू पैराशूट नाउ विच कैन बी डिप्लॉयड एट द हाइट ऑफ 32,000 फीट, इसके साथ ये हाईएस्ट फीट वाला पैराशूट इंडिया में हो चुका है। इसको DRDO ने डेवलप किया है और फ्री फॉल कॉम्बैट फ्री फॉल टेस्ट भी इस पैराशूट का करके देख लिया गया है। इसके बाद दोस्तों AR रहमान यहाँ पर गूगल क्लाउड के साथ मिलकर एक AI पावर्ड वर्चुअल बैंड बनाने वाले हैं। हाँ जी, एक बैंड जिस बैंड में टोटल मिला के 6 लोग होंगे। रहमान तो है ही, रहमान के बाद 6 लोग और ये 6 कौन है? ये लोग नहीं है, ये AI अवतार्स हैं। तो 6 रियलिस्टिक सिंथेटिक AI अवतार्स होंगे जो डाइवर्स कल्चर, अलग अलग म्यूजिकल स्टाइल्स को रिप्रेजेंट करेंगे इस बैंड में, और बहुत ही रियल ह्यूमन की तरह दिखेंगे। मतलब जैसे मूव करना, है ना, एक्सप्रेशंस, इमोशंस, बिल्कुल रियल ह्यूमन की तरह। और ये एक वर्चुअल परफॉर्मेंस एक्सपीरियंस आपको देगा। तो इस बैंड को रहमान गूगल क्लाउड के साथ मिलकर बना रहे हैं। क्या नाम है इस बैंड का? सीक्रेट माउंटेन। इसके बाद नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पर 600 करोड़ की लागत से कपास क्रांति मिशन लॉन्च कर दिया है। कपास क्रांति मिशन में कॉटन ग्रोवर्स को यहाँ पर सपोर्ट दिया जाएगा। और आपको पता ही है इंडिया का कॉटन कल्टीवेशन जो एक स्टेपल क्रॉप है, हमारी लॉन्ग स्टेपल क्रॉप, इसको एनहांस किया जाएगा। और ये मिशन जो है ये हैदराबाद में अनाउंस किया गया किशन रेड्डी जी के द्वारा। फिर बेटा आगे बात करते हैं। इंडिया जो है यहाँ पर यूनाइटेड नेशन ग्लोबल जियो स्पेशल मैनेजमेंट फॉर एशिया एंड पैसिफिक का को चेयरमैन अपॉइंट हुआ है। तो वी आर अपॉइंटेड एज को चेयर ऑफ यूनाइटेड नेशन ग्लोबल जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट ऑफ एशिया पैसिफिक। और 3 साल के लिए हम इस संस्था के को चेयर रहेंगे 2028 तक। तो जियो स्पेशल पॉलिसी में भारत का पोजीशन काफी मजबूत होगा। इंडिया की टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज, डेटा गवर्नेंस, जो वो है लीडरशिप, वो दुनिया को यहाँ पर दिखेगी। और ये ग्लोबल जियोस्पेशियल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट बॉडी जो है इसमें टोटल मिला के 56 कंट्रीज आती हैं दुनिया की, मतलब एशिया पैसिफिक की। इसके बाद नीति आयोग का विमेन ऑन्टरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म प्लस DP वर्ल्ड ने मिलकर यहाँ पर एक इनिशिएटिव लॉन्च करा है जिसका नाम है वी राइज। इस वी राइज इनिशिएटिव का मतलब यहाँ पर क्या है? वी का मतलब है विमेन ऑन्टरप्रेन्योर, राइज का मतलब है री इमेजिनिंग इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल एंटरप्राइजेस। तो मतलब स्टेप के साथ आपको बताऊंगा कि कुछ 100 हाई पोटेंशियल
विमेन के द्वारा चलाए जाने वाले एमएसएमई को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सपोर्ट करेगी ताकि वो एक्सपोर्ट रेडी बन सके और उनका प्रोडक्ट ग्लोबल मार्केट्स में जाए, तो ग्लोबल मार्केट्स को आप एक्सप्लोर कर पाए। और ये जो है ये विकसित भारत 2047 के साथ बहुत ज्यादा अलाइन करता है हमारा ये वी राइज इनिशिएटिव। इसके बाद तेलंगाना यहाँ पर सभी इंडियन स्टेट्स को पीछे छोड़ता हुआ नंबर 1 पर पहुंचा इन टर्म्स ऑफ लॉस्ट मोबाइल फोन रिकवरीज। बिल्कुल, खोए हुए मोबाइल फोन्स को रिकवर करने में तेलंगाना नंबर 1 पर। और ये खोए हुए मोबाइल फोन रिकवर कौन से पोर्टल से होते हैं? सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर। दोस्तों, जैसे ही आपका जो वो है मोबाइल फोन वो चोरी हो जाए, चोरी होने के बाद आपको सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर पोर्टल खोलना है और अपने फोन का इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी नंबर डालना है, IMEI नंबर जिसको आप बोलते हैं। उसके बाद आपका फोन इंडिया में जितने भी नेटवर्क्स हो रहे हैं, इंडियन नेटवर्क्स, वहां पर ब्लॉक हो जाएगा। तो आपके फोन पर किसी भी इंडियन नेटवर्क की सिम ही नहीं चलेगी। और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज आपके फोन को बहुत आसानी से ट्रैक और रिकवर कर सकती हैं फिर। इसके बाद आप चलते हैं उरुग्वे। उरुग्वे बना है फर्स्ट लैटिन अमेरिकन कंट्री जिसने इथुनेशिया को लीगलाइज कर लिया है। इथुनेशिया को आप इच्छा मृत्यु कहते हैं, एक ऐसा इंसान जो किसी अनक्योरेबल डिजीज से जूझ रहा है, एक ऐसी डिजीज जो उसको बहुत ज्यादा पेन दे रही है और वो डिजीज ठीक भी नहीं हो सकती है। ऐसे में वो पेशेंट इच्छा मृत्यु ले सकता है, मतलब विलफुली डेथ, एक तरीके से आप उसको कह सकते हैं। अच्छा, इथुनेशिया को लेने के लिए यहाँ पर बताया गया है कि कम से कम 2 इंडिपेंडेंट डॉक्टर्स सर्टिफाई करेंगे, प्लस जरूरी है कि आप एक ऐसी डिजीज से जूझ रहे हो जो जो डिजीज इनक्योरेबल हो। तो पेशेंट्स विद इनक्योरेबल डिजीजेस कैन अप्लाई फॉर इट। ऐसा नहीं है कि तुम्हारा कट गया है, बहुत बुरा कटा है, तो इंतकाम देखेगी तो तुमसे नहीं हो रहा है तो तुमने इथनेशिया के लिए अप्लाई कर दिया कि सर मैं मरना चाहता हूँ। नहीं भाई, ऐसा नहीं होगा। इनक्योरेबल डिजीज अगर आप जूझ रहे हैं उससे तो ही ऐसा हो पाएगा, और वो भी इंडिपेंडेंट, 2 इंडिपेंडेंट डॉक्टर्स लिख के दें। इंडिया में ये लीगलाइज नहीं। इसके बाद अकाई पद्मशली, ये बनी है पहली ट्रांसजेंडर रिप्रेजेंटेटिव कर्नाटका से, जिनको सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड कमेटी में अपॉइंट किया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड कमेटी में अपॉइंट होने वाली तेलंगाना से ये पहली ट्रांसजेंडर रिप्रेजेंटेटिव है जो सुप्रीम कोर्ट पैनल में बैठेगी। तो एक मेजर माइलस्टोन है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड। इसके बाद केप वर्दे की बात करते हैं। केप वर्दे बना दुनिया का सबसे छोटा, सेकंड स्मॉलेस्ट नेशन, जिसने फीफा 2026 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। दोस्तों, इससे पहले 2018 में आइसलैंड ने क्वालिफाई किया था। स्मॉलेस्ट कंट्री आइसलैंड है। ये सेकंड स्मॉलेस्ट नेशन है जिसने फीफा 2026 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। आई स्टिल डोंट नो इंडिया पता नहीं कब क्वालिफाई करेगा फीफा के लिए, बट आई सो बैडली वांट। इसके बाद अभिषेक शर्मा, स्मृति मानधना, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल सितंबर प्लेयर ऑफ द मंथ बने। तो प्लेयर ऑफ द मंथ मेल अभिषेक शर्मा, प्लेयर ऑफ द मंथ सितंबर फीमेल स्मृति मानधना बनी। इसके बाद 20 अक्टूबर को नेशनल सॉलिडारिटी डे सेलिब्रेट होता है। नेक्स्ट, 20 अक्टूबर को ही वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे भी सेलिब्रेट होता है। इस बार की ऑस्टियोपोरोसिस डे का थीम रहा इट इज अनएक्सेप्टेबल। ऑस्टियोपोरोसिस एक बोन डिजीज है बेटा, तो इस दिन जनरली इस बोन डिजीज का अवेयरनेस, इसका प्रिवेंशन, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, ये दुनिया भर को बताया जाता है। फिर 21 अक्टूबर को पुलिस कमेमोरेशन डे सेलिब्रेट हुआ बेटा। नेक्स्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यहाँ पर फोन लॉकिंग सिस्टम जो है उसके लिए एक प्लान सबके साथ साझा किया है। मतलब मान के चलो यार कि आपने अपने फोन पर लोन ले रखा है, जैसे आईफोन खरीद तो सकते नहीं हम लोग, किडनी बेच नहीं सकते, तो हमने ईएमआई पर आईफोन ले लिया। अब ईएमआई पर आईफोन ले तो लिया, बट ईएमआई आप चुका नहीं रहे हो। तो जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं, जिन्होंने सॉरी जो लोन देने वाली कंपनीज हैं, फाइनेंशियल कंपनीज, वो आपके फोन को लॉक कर सकती हैं। हाँ, फोन लॉकिंग सिस्टम का मतलब कहीं पर भी आपका फोन हो वो रिमोटली लॉक हो जाएगा। लो अब कर लो यूज। तो जब तक आप ईएमआई नहीं दोगे तब तक आप अपने मोबाइल को यूज नहीं कर पाओगे। तो ऐसे में मोबाइल फोन से जुड़े हुए बैड लोन्स को रिकवर करने में आसानी होगी, है ना। क्या करोगे उस फोन का, लॉक पड़ा हुआ है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इंडिया ने यहाँ पर पवित्र बुद्धिस्ट रेलिक्स को यहाँ पर कलमाकिया में दिखाया। ये कलमाकिया रशिया में है और 90,000 से ज्यादा डिवोटीज यहाँ पर इस बुद्धिस्ट रेलिक्स को देखने के लिए आए। तो ये बुद्धिस्ट रेलिक्स इंडिया से है, इनको डिस्प्ले पर लगाया गया एट गैदन शेडअप
चोई कॉरिंग मोनेस्ट्री, गेदेन शैडप चोई कॉर्लिंग मोनेस्ट्री, जो कि रशिया के कलमाकिया में है। 90,000 से ज्यादा डिवोटीज यहाँ पर आए। इंडियन डेलीगेशन को यहाँ पर इंडिया के उत्तर प्रदेश के डिप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य यहाँ पर लीड करके लेकर गए। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद सैने तकाइची बनी है जापान की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर। तो ये हिस्टोरिक माइलस्टोन है कंट्री की पॉलिटिकल हिस्ट्री में। मैडम लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी की लीडर है और ये कोलिशन गवर्नमेंट बनाएगी, जापान इनोवेशन पार्टी के साथ मिलकर जापान को लीड करेंगी। हाँ, इनकी पार्टी के पास मेजोरिटी नहीं है, तो ये कोलिशन पार्टी है एलडीपी और जीआईपी की, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी और जापान इनोवेशन पार्टी का एक कोलिशन है, जिसने तकाइची सैने को बनाया है जापान का प्राइम मिनिस्टर। इसके बाद चंद्रयान 2 ने डिटेक्ट किया है कि सोलर कोरोनल मास इजेक्शन का इंपैक्ट मून के एग्जोस्फियर पर क्या पड़ा है। बिल्कुल, चंद्रयान 2 का जो रोवर लैंडर तो जो है वो तो हमारा डिस्ट्रॉय हो गया था, बट जो ऑर्बिटर है वो तो था ही। तो चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने यहां पर डिटेक्ट किया है कि सोलर कोरोनल मास, भाई सन की सतह पर कुछ बवंडर आते हैं, उनको सोलर कोरोनल मास कहते हैं। तो सोलर कोरोनल मास का मून के एग्जॉस्फियर पर क्या प्रभाव पड़ा है, हाँ, उसको चंद्रयान 2 के लूनर ऑर्बिटर ने डिटेक्ट किया है और ऑब्जर्व किया है। इससे भारत को सोलर कोरोनल मास इजेक्शन को पढ़ने में आसानी होगी, इसके इम्पैक्ट को समझने में आसानी होगी। और यहाँ पर ये ऑब्जर्वेशन जो है, ये चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर पर लगा एक इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम है चेस 2, चंद्राज एटमॉस्फेरिक कॉम्पोजिशन एक्सप्लोरर 2, इस इक्विपमेंट की सहायता से ये रिकॉर्ड किया गया है। इसके बाद मैक्स वेस्टैपन ने यहाँ पर यूएस ग्रैंड प्रिक्स जीता। आपको बता दूं, Formula 1 रेसर है मैक्स वेस्टैपन, रेडबुल की तरफ से कार चलाते हैं और बहुत कम जीते हैं इस साल। तो ये इनका 4th विन है, इन टोटल इनकी 4th विन है। तो मैक्स वेस्टैपन F1 रेस यूएस ग्रैंड प्रिक्स के विनर रहे। और इसी के साथ ये था वीडियो का अंत। आई होप 48 टॉपिक्स आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। एंड विद दिस नोट, दिस इज दीपक सिंघल साइनिंग ऑफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो वेरी मच।